नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 11 साल पहले करोड़ों परिवारों के पास छत नहीं थी और गांवों में साफ पानी भी नहीं था। तो जवाब में कांग्रेस का कहना है कि देश में लोग सुरक्षित नहीं है। तो आज सीएनबीसी आवाज की टक्कर इसी विषय पर। प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनके लिए एक लाइन क्या कहेंगी? मैं इतना कहूंगी कि आई एम वेरी प्राउड टू लिव इन द कंट्री दैट मिस्टर मोदी इज बिन इलेक्टेड टू। दस 11 साल पहले की हालत को याद करिए। आजादी के इतने दशक बाद भी करोड़ों देशवासी कैसा जीवन जीने को मजबूर थे। करोड़ों परिवारों के सिर पर छत तक नहीं थी। लाखों गांवों में पीने का साफ पानी नहीं था। पीएम मोदी ने सियासत का 11 साल पुराना चैप्टर खोला तो कांग्रेस बेचैन हो गई। 11 साल से विदेश नीति का फलसफा यह है कि हमारे लिए एडवाइजरी इशू हो रही है कि हिंदुस्तान ना जाइए और पाकिस्तान के लिए दावतें सज रही हैं। लेकिन बीजेपी भी चुन चुनकर कांग्रेस पर वार कर रही है। कुछ लोग हमेशा विपक्ष की भूमिका ही अदा करते रहते हैं। अब हम किसी की नजरें तो ठीक कर सकते हैं, मैं दृष्टि नहीं दे सकता। लेकिन एक सियासत और चल रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा में पिछले 5 महीने के दौरान वोटर लिस्ट सिर्फ 8% बढ़ी, जबकि कई बूथों पर 20 से 50% की बढ़ोतरी हो गई। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार करते हुए कहा, महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहोगे? राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें लिखित तौर पर जवाब देने या फिर मिलने की बात कही थी। लेकिन राहुल गांधी की तरफ से न तो जवाब दिया गया है और न ही वो चुनाव आयोग के किसी अधिकारी से मिले। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत का उल्टा चश्मा। और यह है सियासत का उल्टा चश्मा। लेकिन सियासत के उल्टे चश्मे का विश्लेषण, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। चुनाव आयोग ने बुलाया तो कोई जवाब नहीं दिया। सरकार को जातिगत जनगणना के खिलाफ बताया। 1 अक्टूबर 2026 से जातिगत जनगणना हो रही है, यहां भी उल्टा चश्मा। सरकार को घेरने के लिए विदेश नीति पर सवाल उठाया और पाकिस्तान का पोस्टर बॉय लगातार बन गए। संविधान खतरे में है, उसका नैरेटिव चलाया, लेकिन संविधान वाली कॉपी के पन्ने कोरे निकले थे चुनाव प्रचार के अंदर। और संविधान हत्या दिवस कल होगा, यानी इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यानी कांग्रेस संविधान को खतरे में बता रही है और संविधान को वाकई खतरे में डाला था कांग्रेस की सरकार ने जब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आइए, बड़ा सवाल, बिना तैयारी के, बिना होमवर्क के मुद्दे उठाना कांग्रेस को क्या उल्टा पड़ गया है? और यही है सियासत का उल्टा चश्मा, जिसकी बात जेपी नड्डा ने करी कल न्यूज 18 के मंच पर। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है, आइए परिचय करा देते हैं आज की इस बड़ी चर्चा में। आलोक शर्मा, वेटरन कांग्रेस लीडर, सीनियर लीडर हैं और प्रवक्ता हैं। फराज किदवई मेरे साथ इस पर चर्चा में शामिल है, उनका भी अभिनंदन है। आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और फॉर्मर एमएलए हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, उनका अभिनंदन है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आलोक शर्मा, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपका चश्मा उल्टा है। चलिए, बीजेपी तो आपकी विरोधी है, वो कहेगी उल्टा चश्मा है, लेकिन अब आपके गठबंधन के कई नेता भी बयान देते हैं, कांग्रेस के कई नेता भी बयान देते हैं, और शशि थरूर ने तो मोदी को एसेट तक बताया है देश के लिए। लेकिन आपके गठबंधन के नेता कहते हैं कि कांग्रेस को मुद्दे सही से उठाना नहीं आता। देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे उठाना और
भारतीय लोकतंत्र में मुद्दों की सुनवाई होना, उसके जो रास्ते थे वो सब के सब रास्ते इस सरकार ने बदले थे, या तो बंद किए थे या स्पीड ब्रेकर लगाए थे। जी। पहले लोग कहते थे कि भाई हम जो हैं, आप कोई बात कहते हैं तो मीडिया में आएगी, अखबार में आएगा, तो वहां पर वो रास्ता उन्होंने ब्लॉक किया कि सरकार के खिलाफ कुछ नहीं आएगा। आरटीआई का कानून था कि भाई आरटीआई के कानून से कुछ चीजें निकल कर आएंगी। आरटीआई के कानून को कई बार कमजोर करके उसको ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद आदमी सोचता है यार चलो हम न्यायालय जाते हैं। न्यायालय के तमाम फैसले भी आज तमाम कटघरों में खड़े मिलते हैं। तो जितने संघर्ष के रास्ते इंसान के थे, उनको यहाँ पर जो जनता के थे, उनको कहीं ना कहीं बड़ी चालाकी के साथ, चतुराई के साथ ब्लॉक किया गया। अब जनता अपना नाराजगी, अपना विरोध वोट देकर उतारती थी। अब इलेक्शन कमीशन भी पिछले तमाम मुद्दों पर देखें, आप मौकों पर देखें, तो कटघरे में खड़ा रहता है। तो जो संवैधानिक संस्थाएं थी, जो संविधान को, जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करती थी, उन तमाम चीजों को कमजोर करने का काम इस सरकार ने किया। इस सरकार ने जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया। मोदी जी ने आज तक कोई भी कानून ऐसा नहीं बनाया, कोई ऐसा बिल नहीं आया जिससे जनता को अधिकार मिले। हमारी सरकार थी तो सूचना का अधिकार मिला, हमारी सरकार थी मनरेगा मिला, हमारी सरकार थी राइट टू एजुकेशन मिला, फूड सिक्योरिटी बिल हम लेकर आए जिसको आज मोदी जी इंप्लीमेंट करके अपनी पीठ थपथपाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस सरकार ने कोई भी अधिकार नहीं दिया, अधिकारों को छीनने का काम किया, अधिकारों को छीनने का काम किया है। निष्पक्षता पर सवाल राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, उनके वक्ता प्रवक्ता आलोक शर्मा भी उठा रहे हैं। जवाब शहजाद पूनावाला और जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आप किसी को चश्मा तो दिलवा सकते हैं, लेकिन उसको आईसाइट कैसे दिलवाएंगे, उसको विजन कैसे दिलवाएंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा। कल हम लोग 50 वर्ष ऑब्जर्व करेंगे संविधान हत्या दिवस के। मतलब कि संविधान और लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ी मैच फिक्सिंग अगर हुई तो वो 25 जून 1975 को हुई। पार्लियामेंट के कई बड़े नेताओं को, राजनाथ सिंह जी क्या, लालू प्रसाद यादव जी क्या, उनकी तो बेटी का नाम मीसा पड़ा, मुलायम सिंह यादव जी क्या, सबको जेल में ठूस दिया। कमिटेड जुडिशरी बनाई। उसके बाद एचआर खन्ना के साथ जो किया जुडिशरी में, मीडिया पर सेंसरशिप। कल तो आपने देखा होगा कि 50 वर्ष पहले इसी तिथि पर इंडियन एक्सप्रेस का ब्लैंक ऑपेड छपा था। और किशोर कुमार, अमीश जी, योर एंड माय फेवरेट सिंगर, क्योंकि आपने शुरुआत काजोल से की, तो किशोर कुमार की आवाज बंद करा दी एयरवेव से। क्यों? क्योंकि किशोर कुमार ने इमरजेंसी सपोर्ट नहीं की। ये लोग आकर ज्ञान दे रहे हैं कि भाई हम लोग डेमोक्रेसी के साथ, मतलब वो बोलते हैं ना, शैतान धर्म का पाठ पढ़ा है। और आज भी फितरत वही है। उस समय फितरत क्या थी अमीश जी? तो इंडिया इज इंडिया, परिवार तंत्र, लोकतंत्र के ऊपर शैतान है, देश का एलओपी शैतान है। अरे देखिए, ऐसा है अमीश जी, जो सवाल खड़ा करे वो शैतान है। अगर अमीश जी ऐसा है, सुनिए, 50 वर्ष पहले जिसने संविधान को रोंदा, उन्हें मैं नहीं, लालू जी, मुलायम जी, समाजवादी पार्टी सब शैतान मानते हैं। संविधान को रोंदने वाले शैतान नहीं है। सर मुझे 10 सेकंड दे दीजिए सर। जी 20 सेकंड लीजिए, 15 सेकंड लीजिए, बोलिए। पर आज भी, हाँ, आज भी देखिए, परिवार तंत्र, मतलब इंदिरा इज अबव इंडिया वाली मानसिकता जब होती है ना अमित जी, तो ये चुनाव आयोग अगर नीलमपुर बाईपोल में पोल करवा दे तो वो ठीक है, क्या कर्नाटका में ठीक है, तेलंगाना में ठीक है, हिमाचल में ठीक है। हाँ, पर गुजरात में और महाराष्ट्र में और हरियाणा में गड़बड़ हो जाता है। यहां तक कि ओमर अब्दुल्ला भी कहते हो कि एक कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन कमीशन नहीं चलता जी, कि मैं केस जीतूं तो इलेक्शन कमीशन जुडिशरी ठीक, मैं केस हारूं तो जुडिशरी खराब। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अभी जो उन्होंने आज सवाल उठाए देवेंद्र फडणवीस जी पे, फडणवीस जी की कंस्टिट्यूंसी में जितने वोट बढ़े, उससे ज्यादा नॉर्थ नागपुर, पुणे डिस्ट्रिक्ट, मलाड वेस्ट, मुमरा, उसमें 10 से 11% वोट बढ़े। और उन सब में कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार जीती, तो वहां पर गड़बड़ नहीं थी। ये कहते हैं कि वोटर बहुत बढ़ गए महाराष्ट्र में। पहले राहुल जी कहते 1 करोड़ बढ़े, फिर कहते 70 लाख बढ़े, जी, फिर कहते टाइम ओवर है। आंकड़ा कौन सा है राहुल जी? आंकड़ा नहीं ठीक 50 सेकंड 1 मिनट बोला, उससे पहले भी 2 मिनट बोला। ओके, आलोक शर्मा, एक मुझे यह समझ में नहीं आता, कांग्रेस सिलेक्टिव क्यों हो जाती है? आप चुनाव जीते तेलंगाना में तो पट से सरकार बना ली, आप चुनाव जीत के आए, यानी आपका अलायंस चुनाव जीत के आया झारखंड में तो सरकार बना ली, आपके मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। अब महाराष्ट्र में क्या हो जाता है, हरियाणा में क्या हो जाता है, वहां पर, और जब 99 सीटें आई कांग्रेस पार्टी की, तब आपने बोला ये सेलिब्रेशन है, ये तो राहुल जी की वजह से आई है। लेकिन जब वही सीटें आपको हरियाणा में नहीं आप जीत पाए, महाराष्ट्र में पॉलिटिकल डिबैकल हो गया,
तो आप कहते हैं कि गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। अब आप बताइए, दिल्ली के नतीजे आपको ठीक लगते हैं? आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। पंजाब में आपके नेता कह रहे हैं गड़बड़ हो गई क्योंकि आम आदमी पार्टी ने आपको हरा दिया, कांग्रेस तीसरे नंबर पे आ गई। आप तो गुजरात में भी तीसरे नंबर पे आए हैं। अब बताइए क्या करिएगा? वहां पे भी आम आदमी पार्टी जीती है एक सीट पर। नहीं, पहली चीज तो यह है कि पंजाब में हम तीसरे नंबर पे नहीं है, पंजाब में दूसरे नंबर पर हैं। और जिस तरह से चुनाव हुआ वो पूरे देश ने देखा, पूरे पंजाब ने देखा। कैसे चुनाव हुआ पंजाब का? माफ करिए, मेरी त्रुटि है, क्योंकि मैंने जो नंबर देखे थे उसमें थर्ड था, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात पर ट्रस्ट कर रहा हूं बीइंग अ स्पोक्सपर्सन। आप सुनिए ना भाई, आपने, मैं फिर कहूंगा कि थोड़ा सा वो कांग्रेस का विरोधी नजरिया होता है चश्मा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे बिल्कुल विरोधी नहीं है, आप जहां जीते हैं वहां जीते हुए बताएंगे। लेकिन पंजाब में क्या गड़बड़ हुई है, कैसे चुनाव हुआ पंजाब में? अमीश जी, मुझे लगता है कि राहुल जी के नाम के आगे शैतान शब्द जोड़ देना ये आप ही के जैसे एंकर कर सकते हैं। आप लोग निपुण हो गए इस काम में अब, कि किस तरह से कांग्रेस के अगेंस्ट नैरेटिव खड़ा करना है। खैर अच्छी बात है, आप लोग अपना काम कीजिए, हम अपना करेंगे। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि किसान अगर एमएसपी मांगता है तो उसके ऊपर पानी की बौछार, कील और गोलियां चलेंगी। किसान को आतंकवादी कहा जाएगा। युवा अगर नौकरी मांगता है तो उसको पेपर लीक और उस पर कोई जवाब नहीं मिलेगा। गरीब अगर कहता है मेरी आमदनी घट रही है तो उस पर कोई जवाब नहीं मिलेगा। महिला अत्याचार भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। अब आपने कहा कि हम सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं, हम कभी सेलेक्टिव नहीं रहते हैं। मुझे याद है 2018 में जब हम 3 राज्य जीते थे, राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने यहाँ पर AICC में आए थे और उनसे पूछा गया था ये सवाल कि भाई आप आज जीते हैं तो इलेक्शन कमीशन पर आपका क्या टेक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे तमाम जो आपत्तियां थी वो खड़ी हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम जीते हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए। और चंडीगढ़ का जो मामला था यार, उससे ज़्यादा तो अमीश कुछ हो ही नहीं सकता ना। चंडीगढ़ में बीजेपी का एक आदमी सरेआम लोकतंत्र की हत्या कर रहा था कॉरपोरेशन में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोषी ठहराया। लेकिन पता नहीं आजकल कोर्ट भी शायद डरती है बीजेपी से। उसके बाद क्या हुआ, उसके वो आज भी कॉर्पोरेटर बना हुआ है ना, वो एक दिन जेल गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको गिल्टी ठहराया तो उसके ऊपर सजा क्यों नहीं? मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि कई फैसलों में ऐसा लगता कोर्ट भी डरती है इनसे। जज लोया का कुछ याद आ जाता होगा शायद जजों को, मुझे नहीं देखिए, जज लोया के मामले में आप जो बोल रहे हैं, जज लोया पे सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है। मतलब आई थिंक लेट्स बी वेरी वेरी, मतलब एक कोर्ट के डिसीजन को के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क खड़ा करा है जज लोया वाले मामले में। देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत सारे कोर्ट के निर्णय कोर्ट स्वयं बदल देती है, और सुप्रीम कोर्ट तो अपीलेटेड कोर्ट ही, हाई कोर्ट के सैकड़ों निर्णय बदलती है हर महीने। क्या ऐसा नहीं होता क्या? नहीं, मेरा भी सवाल है। नहीं, बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है, और आपकी जिम्मेदारी है सवाल पूछना। एक सेकंड शहजाद, आप हाथ मत खड़ा करिए। आलोक शर्मा अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। आलोक शर्मा, मेरा सिलेक्टिव अप्रोच से बात थी, मैंने एग्जांपल दिया था। कर्नाटक तेलंगाना आप जीते तो आपने, आपके मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने शपथ ली। पॉइंट नंबर 1, 99 से सीट जब जीत के आए तब आपको ठीक लगा। अब आप पंजाब में भी हारे हैं, गुजरात में भी हारे हैं। अब बताइए वहां क्या गड़बड़ हो गई? वहां आम आदमी पार्टी ने गड़बड़ कर दी सारी। देखिए मैं फिर कहूंगा कि सेलेक्टिव अप्रोच बहुत चालाकी से अपनाई जाती है। हमें पता था हम हिमाचल जीतेंगे, और मुझे अंदर से यह भी पता था कि हरियाणा कभी भी हमें नहीं जीतने देंगे, महाराष्ट्र नहीं जीतने देंगे, क्योंकि दोनों जगह अडानी के बहुत बड़े स्टेक्स हैं। ये क्या बात कर रहे हैं? पहले से मैं कह रहा था, मैं जब मीडिया का मैं बता रहा हूं आपको, मेरी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। नहीं लिख क्या? मैंने हरियाणा PCC में बैठकर ये कही थी। अरे सुनिए ना भाई, मैंने तमाम लोगों के बीच में ये बात कही थी कि आप कितनी भी खुशी मना लीजिए, इलेक्शन कमीशन उन्हीं के साथ है, और आप देखिएगा चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। मेरे कांग्रेस ही नाराज हो गए थे मेरे से कि नहीं आलोक, ऐसा नहीं हो सकता, आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा उनकी मुट्ठी में है, सिलेक्शन वो करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर का। आज अमीश देवगन चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि राहुल गांधी मिलने नहीं गए। अरे भाई, 1 साल से जब हम टाइम मांग रहे थे विपक्ष के सांसद, तब तो इलेक्शन कमीशन टाइम दे नहीं रहा। तो अभी मैं पूछ रहा हूं कि अभी पंजाब और गुजरात आप कैसे हार गए? गुजरात में आप तीसरे नंबर पे क्यों आए? पंजाब और क्यों आए आप? आपने एक शायद ये बाय इलेक्शन था। अमीश जी मेरी बात सुनी नहीं, बोलिए। सुनिए ना, सेलेक्टिव अप्रोच होगी तभी तो आप जैसे लोग सवाल पूछ पाएंगे। अगर सभी जगह हरा दिया जाएगा तो इतने बेवकूफ थोड़े ना बीजेपी वाले। मतलब आप कह रहे हैं हिमाचल आपको जितवा रहे हैं, कर्नाटक आपको जितवा रहे हैं, 99 सीट भी आपको दिलवा रहे हैं,
99 सीट मैं कैसे फिर आ गई? कहूंगा, अरे भाई चलिए सुनिए इसी भाई, लॉजिक से अरे भाई आलोक सुनिए ना, आलोक जी सुनिए ना, हेल्दी बहुत- डिस्कशन हो रही है। अरे मैं भाई, आपको आप- बाकायदा मौका दे रहा हूं, आप ही से बिल्कुल तीसरा healthy कर सवाल रहा हूं आपसे मैं। पूछ रहा हूं मैं। आप कह रहे हैं अमित 99 सीट आपकी कैसे आ गई? अमीश जी मैं 99 आपकी कैसे आई फिर? आमिश जी मैं बिल्कुल हेल्दी आमिश जी मैं बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूं, बिल्कुल हेल्दी डिस्कशन कर रहा हूं। महाराष्ट्र में मैं वर्धा में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में बोल के आया था कि ये लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इतने आसानी से नहीं जीतेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली थी मैंने। मुझे दिखाई दे रहा था कि किस तरह से क्या हो रहा है। लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के कितना वोट परसेंटेज है, 11 तारीख और 19 तारीख का 29 तारीख को रिजल्ट आया। महाराष्ट्र में 5 बजे एक वोट परसेंटेज है, 6 बजे एक है, समझ आता है। ओके जी, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, तुरंत पार्लियामेंट उसको बिल को पास करेगी कि ओके, किसी भी तरह का आलोक इस साहब तरह का बड़े-बड़े आरोप जो लगा रहे हैं। वीडियो है वो बहुत नहीं छोड़ा दिया बहुत। जाएगा। जी जी ये शहजाद पूरी तरह शहजाद से स्टेप बाय स्टेप अमीश जो जी, है, शहजाद इलेक्शन शहजाद कमीशन शहजाद को कैप्चर अमीश जी किया हुआ है आपसे इन्होंने। केवल एक ही रिक्वेस्ट है। अमीश जी देखिए, आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है, डिस्कशन तब हो सकता है जब मुझे भी उतना ही अवसर दिया जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी निष्पक्षता पर। तो मैं एक एक करके अभी पॉइंट बहुत जल्दी जल्दी एड्रेस देखिए, करता हूं। आप दोनों अपने अमीश जी तरीके से पहले तो दबाव मुझे बना बता रहे हैं। देते आप। नहीं बिल्कुल नहीं अमीश जी, मैंने कभी आपके शान और शौकत के खिलाफ नहीं, एक शब्द मेरा हाँ, रिकॉर्ड है। 15 नहीं, साल से शान और आपसे डिबेट कर शौकत रहा की हूं। बात नहीं है, दबाव की बात 15 है। साल से मैंने आपसे खिलाफ कभी एक चीज नहीं बोली है। मैं जब कांग्रेस में भी था अमीश जी, आपको याद होगा, तो मैंने कांग्रेस कभी में भी रहते आपके हुए विषय भी में कभी कोई नहीं टिप्पणी बोली। नहीं की, ये आपको पता ही है। हाँ सुनिए मेरी बात सुनिए अमीश जी, मैं अपनी बात रख देता हूँ। अमीश जी पहले तो मुझे बता दीजिए कि मैं अखिलेश जी, जिनकी पार्टी नंबर 3 पार्टी है इस देश में, उन्होंने कहा कि 80% सीट्स हैव बीन वन इन बाइपोल बाय इंडिया अलायंस, मतलब कि वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं जो रिजल्ट आया है। उनकी बात मानूं या आलोक शर्मा जो नंबर 2 की पार्टी है देश में और इंडिया अलायंस का बड़ा हिस्सा है, वो कहती है कि अखिलेश ये यादव भी जी ने क्या नतीजे स्टेटमेंट दिया थे। वो भी प्लीज बताएं। अमीश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने अमीश जी, कहा मैंने कि किसी की मैं बीच में बोलिए, बोला, बोलिए, आपने कितना अवसर तब भी भी मैं दिया कहता उनको। कि मुझे ईवीएम पर भरोसा अमीश जी नहीं है। एक डिबेट में फेयरनेस पूरी होनी चाहिए statement भाजपा बताइए के ना साथ। ये मेरा ओपिनियन है, हो शहजाद सकता है भाई, आप ऐसा इस नहीं ये- ओपिनियन you को are मानते right, नहीं आप मानते, अपनी बहुत पर बोली, शहजाद, अमीश जी please। ऐसे नहीं हो सकती। अमीश जी मैंने पूरी बातें सुनी, मैंने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। मुझे कितनी बातें कड़वी लगी मैंने लिख लिया, मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। दूसरी बात, एक बड़ा स्टेटमेंट आपके शो पे कम से कम नहीं होना चाहिए था कि कोर्ट भाजपा से डरती है। सर कोर्ट तो तब भी स्वतंत्र थी जब इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने कमिटेड जुडिशरी बनाने के लिए कहा, तो उस समय पर भी एचआर खन्ना थे। हमारे देश के जजेस पे आप सवाल खड़े करते हैं, और वो भी तब जब इमरजेंसी का 50th एनिवर्सरी आता है। आप अपना कृत्य देखो कि कैसे बहारुल इस्लाम को कभी जज कभी एमपी बनाते थे। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला है तब कोर्ट स्वतंत्र है, पवन खेड़ा को बेल मिल जाए कोर्ट स्वतंत्र है, जब फैसला चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पे आए तो कोर्ट स्वतंत्र है, और अगर इलेक्शन कमीशन या ईवीएम पर कोर्ट बोले कि डोंट बिहेव हिपोक्रिटिकल, तो आप बोलते हैं कोर्ट बिका हुआ है जी। तीसरी बात, मैं यही कह रहा हूं ना, कंडीशनल कमिटमेंट। तीसरी बात अडानी के विषय में, मान्यवर अडानी इतने देश के बड़े देशद्रोही थे, तो शशि थरूर की कंस्टिट्यूएंसी में उनका प्रोजेक्ट हुआ है जिसको लेफ्ट ने भी सेलिब्रेट किया है अभी हाल ही में, विलियम पोर्ट। राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गहलोत जी के समय अडानी का था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बाघेल अडानी को बगल में लेकर बैठते थे। कर्नाटका में आपने दावतें अडानी दी है कि भाई आइए निवेश कीजिए। पंजाब में अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वहां पर अडानी चमत्कार करता है और बाकी जगह गुनहगार हो जाता है। गजब है। आखिरी बात सुनिए, मैंने बीच में नहीं बोला। आलोक जी प्लीज आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना। अमीश जी प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया करके अमीश जी कृपया करके, अमीश जी दिस इज नॉट करेक्ट डिबेट। अमीश जी ये डिबेट करेक्ट बोली तरीका बोली नहीं शहजाद, है। कंप्लीट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सोमनाथ ऐसे। भारती। अब अमीश जी आखिरी बात, और अगर हिम्मत हो आलोक जी में तो आलोक जी इसका जवाब जरूर दे। और आलोक जी हंसना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, और अमीश जी को कुछ बोलना नहीं है, जवाब देना है आपको। इलेक्शन कमिश्नर 1952 से लेकर 1990, अमीश जी आप चेक कर लीजिए, हिस्ट्री का आप भी स्टूडेंट है, एक मेंबर होता था इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट, फिर मल्टी मेंबर हुआ डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। 2023 के बाद आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी उसमें हिस्सा है, पर स्टेट के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, नो चीफ जस्टिस, नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इनको इतनी बड़ी ये है ना इलेक्शन कमीशन के विषय में, बोल दे कि कर्नाटका में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को साथ में लेते हुए अपॉइंट करें। ओके ओके, बोल दे कर्नाटक से हिमाचल शुरू में करिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को साथ आलोक में जी लेकर कर्नाटक अपॉइंट से करेंगे। शुरू बोल करिए। दे एक बार। वहां पे इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है, चीफ इलेक्शन कमीशन जैसे चुना जाता है, उस प्रक्रिया को बदलिए। कर्नाटक और तेलंगाना, हिमाचल में सेट द वे आउट, और फिर आप बोलिए भारतीय जनता पार्टी को कि आप भी बदलिए। और 10 साल तो 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी, क्यों नहीं बदला तरीका? देखिए मुझे लगता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि कोर्ट बिका हुआ है, लेकिन बीजेपी वाले जो नहीं, हैं, आपने वो बोला कोर्ट जरूर डरा इस तरह हुआ के है। शब्दों का इस्तेमाल